करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फाइंड आउट ग्रेटेस्ट वैल्यू। प्रॉब्लम से आपको समझ में आ गया, यानी आपके पास कुछ वैल्यू होगी और उस वैल्यू में से आपको फाइंड करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यदि मैं आपसे बोलती हूँ कि फाइंड करिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं और आप जानते भी होंगे कि सीधे से ये बता दोगे कि मैम 10 ग्रेटेस्ट वैल्यू है। बट ये चीज अब हमें फाइंड आउट करवानी है कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर में कोड लिखना है जिसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकें कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एल्गोरिथम लिखनी है, तो आपको क्या ध्यान देना होगा। सेम चीज आप पहले ह्यूमन बीइंग के कंसेप्ट पर चलिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आपको कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करनी है। आपका क्या आंसर होगा सीधा सीधा क्वेश्चन में से कि मैडम पहले हमें दो वैल्यू तो बताओ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन होगा क्या कि मैडम पहले हमें दो वैल्यू बताइए। ठीक है, जब आपने कहा मैडम हमें दो वैल्यू बताइए, आपने मुझे रिस्पांस दिया और मैं क्या लेकर चल रही हूँ कि जो रिस्पांस आपका है वो किसका रहेगा, सिस्टम का रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम उसको आउटपुट स्क्रीन पे आपको लिख कर दिखाएगा ऐसा। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो चीज मैं आपसे बोल रही हूँ, यानी मैं आपको जो डेटा दे रही हूँ, वो डेटा क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। यानी मैं जो भी काम कर रही हूँ वो यूजर के परसेप्शन से कर रही हूँ, और जो भी चीज मैं कंप्यूटर को दे रही हूँ, सिस्टम को दे रही हूँ, या यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं स्टूडेंट को यानी आपको दे रही हूँ, तो वो नंबर क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो कंप्यूटर ने पहले मुझसे बोला कि आप मुझे गिव मी टू वैल्यूज, आप मुझे टू वैल्यूज दे दीजिए। मैंने आपको वैल्यू दे दी 10 एंड 5। अब इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से हो सकता है। एक तो कंप्यूटर ने एक साथ बोल दिया गिव मी टू नंबर। एक तरीका हो सकता है कि कंप्यूटर आपसे बोले गिव मी फर्स्ट नंबर, और आप कंप्यूटर को फर्स्ट नंबर दे दें। फिर कंप्यूटर आपसे बोले गिव मी सेकंड नंबर, और फिर आप कंप्यूटर को सेकंड नंबर दे दें। या स्टूडेंट जो भी हम एक ह्यूमन बीइंग का लेकर चले, तो स्टूडेंट को आप सेकंड नंबर दे दें। दोनों कंडीशन हो सकती है। देखिए, प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसा नहीं है फिक्स है कि जैसा मैंने बता दिया वैसे ही बनेगा। प्रोग्रामिंग के लिए लॉजिक होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है, उसका आप यूज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो नंबर दे दिए। अब मान लीजिए ह्यूमन माइंड है, तो किस तरीके से काम कर रहा है मैंने आपको पहले ही बताया था। ह्यूमन माइंड भी तभी काम करेगा जब उसके अंदर डेटा स्टोर होगा। यानी यदि मैं आपसे बोलती हूँ 10 और 5 में से कौन सा बड़ा है, तो सीधी सी बात है, भले आप एकदम से नहीं बोल पाओगे 10 बड़ा है, वो 10 या 5 कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में स्टोर होंगे, तभी तो आप बता पाओगे कि 10 बड़ा है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ 10 और 5 में से बताओ क्या बड़ा है, तो आप बोलते हो 10 बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, और जानते कब हो, क्योंकि वो चीज आपके मेमोरी में स्टोर है पहले से, बचपन से। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि जो भी मैंने नंबर दिए वो आपके दिमाग में 5 और 10 कहीं ना कहीं क्या होंगे, स्टोर हुए। तो सबसे पहली चीज कंप्यूटर की मेमोरी में, या हम कह रहे हैं अभी हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो ये जो दो नंबर है ये ह्यूमन बीइंग के सेल्स में चले गए। अब ग्रेटर देन कैसे पता चलेगा ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि हमने बचपन में कहीं ना कहीं ग्रेटर की चीज सीखी हुई है कि ग्रेटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ग्रेटर नंबर कौन सा होता है, नंबर सिस्टम हमने सीखे हुए हैं। तो हमारे दिमाग में वो नंबर सिस्टम स्टोर है। तो वो जो नंबर सिस्टम स्टोर है उसके आधार पे हम क्या चेक करते हैं कि 10 या 5 इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई 10 जो है वो स्टोर है, 10 बड़ा है, और हम इसको ही मुंह से बोल देते हैं कि जो 10 नंबर है वो क्या है, बड़ा है। यही सेम सिचुएशन कंप्यूटर के साथ होगी। कंप्यूटर में भी इसी तरीके से मैंने आपको बताया, संरचना इसी तरीके से बनाई गई है ह्यूमन बीइंग की मेमोरी को लेकर। तो इसलिए जो कि सेल्स है, ऐसे कंप्यूटर में भी सेल्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसमें से हमें रिजर्व करना होता है एरिया, कि किस एरिया को हमें रिजर्व करना होगा जहाँ पे हम अपना डेटा फीड करेंगे। क्योंकि सीधी सी बात, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वैल्यू फीड हुए बिना आप नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा है। यदि मैं आपको कोई नंबर ही नहीं दूंगी तो आप कैसे बताओगे कौन सा नंबर बड़ा है। उसके लिए क्या है, आपको नंबर देना, मेरा आपको नंबर देना जरूरी है, और उन नंबर का आपके दिमाग में स्टोर होना जरूरी है। तो सीधी सी बात है, हम कंप्यूटर में सबसे पहले क्या बनाते हैं, मेमोरी के लोकेशन बनाएंगे।
ठीक है। तो ए और बी नाम के सपोज मेमोरी की लोकेशन बना देंगे, फिर उसके अंदर क्या करवाएंगे हम, ध्यान रखिएगा प्रोसेस, पहले मेमोरी की लोकेशन बना देंगे, उन मेमोरी लोकेशन में हम यूजर के द्वारा डेटा को क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग बोलेंगे, प्रोसेसिंग यानी क्या काम करना है, उसको फाइंड आउट करना है क्या 10 5 से बड़ा है, ठीक है। अब ये वाला ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट जो है वो कंप्यूटर के अंदर मैं पहले से बता चुकी हूँ। जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट टाइम पर यानी जब मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर एक यूनिट स्टोर की जाती है और उसका नाम होता है ALU। इसके अंदर वो सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट स्टोर किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर को परफॉर्मेंस करने में यानी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करने में या नंबर को प्रोसेसिंग करने में हेल्पफुल है, जैसे प्लस माइनस ग्रेटर देन स्मॉलर देन, इस तरीके के जो भी लॉजिक हैं बेसिक मैथ्स के, वो सारे के सारे इस ALU के द्वारा प्रोसेसर के अंदर पहले से ही स्टोर है, ठीक है। तो उसके आधार पर वो देख लेगा क्या 10 5 से बड़ा है, यदि 5 से बड़ा है तो आप आंसर दे देगा हाँ 10 ज्यादा बड़ा है, यदि नहीं है तो क्या 10 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पे सिस्टम भी वही काम करेगा, ठीक है। सिस्टम खुद बोल देगा फटाफट कि जो 10 है वो क्या है, बड़ा है 5 से, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग बोल रहे थे कि 10 5 से बड़ा है। तो इसी आधार पे अब हमको ह्यूमन बीइंग के लिए तो कोडिंग नहीं लिखनी है, हमको वो कोडिंग किसके लिए लिखनी है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितने स्टेप बताए। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको मेमोरी लोकेशन बनाने है, मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा को स्टोर कराना है, स्टोर करवाने के बाद प्रोसेसिंग करवाना है, प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा कि 10 5 से बड़ा है। मेन चीज यही है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हम कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसके लिए कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख देंगे स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट लिखने के बाद अब आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस हो रही है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, कोडिंग करने जा रहे हैं या एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा आपको सिस्टम के अंदर कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है इस कोड के लिए, ठीक है। तो आप जो कोड लिखने जा रहे हैं इसके लिए कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे 2 मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, जिसके अंदर 10 और दूसरे के अंदर 5 स्टोर हो सके। मतलब जरूरी नहीं कि यूजर 10 और 5 दे, यूजर कोई से भी नंबर दे सकता है, लेकिन वो नंबर कहाँ जाके स्टोर होंगे वो तो हमें पहले से तय करना होगा ना। तो सबसे पहली चीज तय करना होगा कि कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है आपको इस कोड के लिए। तो इस कोड के लिए आपको कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, यहाँ पर 2। तो आपने यहाँ पे 2 मेमोरी लोकेशन बना दी, A एंड B, ठीक है। इसको आप A एंड B भी लिख सकते हो, कॉमा भी लिख सकते हो, बेहतर है आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि कोड जब आप करने जाएंगे तब आप कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम एल्गोरिथम में भी उसी चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो आपने कहा टेक A, B, ठीक है। मेमोरी लोकेशन बन चुके हैं, ठीक है। अब हम कंप्यूटर की प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से कंप्यूटर आपको क्वेश्चंस करेगा, किस तरीके से यूजर उसको इनपुट देगा, ठीक है। तो पूरे हम प्रॉपर सीक्वेंस में आते हैं। तो जैसे कि मैंने सीक्वेंस बताया था कि हमें ग्रेटर देन नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करो तो आपका भी पहला क्वेश्चन होगा कि हमको कोई नंबर दो, तभी तो हम ग्रेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर पे भी हम चाहते हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले हमसे क्वेश्चन करे और उसका हम इनपुट दें, क्योंकि कंप्यूटर अगर प्रिंट स्क्रीन पे अपनी स्क्रीन पे कुछ भी हमें प्रिंट करके नहीं देगा तो हमको कोई भी चीज थर्ड पर्सन को समझ में नहीं आएगी कि उसे क्या डेटा एंटर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस रिस्पॉन्स को लेकर चलते हैं। कंप्यूटर ने आपसे बोला प्रिंट और उसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है। हमारी कोड है और ये हमने रिस्पॉन्स करती है। अब सीधी सी बात है कि कंप्यूटर ने यानी इसे स्टूडेंट ने बोला था एंटर फर्स्ट नंबर, वैसे मैंने इनपुट के तौर पर उसको एक नंबर दिया था। इसी प्रकार जब कंप्यूटर आपसे बोलता है एंटर फर्स्ट नंबर तो आप उसमें कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, इनपुट कहीं ना कहीं जाकर स्टोर करवाएंगे, तभी वो वहां से रीड कर सकता है। प्रोसेसर बिना मेमोरी में स्टोर हुए तो वो रीड ही नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4th पॉइंट पे कंप्यूटर ने बोला
मुझे फर्स्ट नंबर दो। तो यूजर इस कंडीशन में, मैं प्रोग्रामर हूँ, मुझे दोनों की तरफ से देखना है। कस्टमर यानी मेरा जो यूजर है वो किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से उसके लिए सरल पड़ेगा मेरा कोड, और किस तरीके से कंप्यूटर बहुत अच्छे से उसको काम करके देगा। ठीक है, मुझे दोनों की स्थिति देखते हुए चलना है। तो मैं स्थिति क्या देख रही हूँ, सबसे पहले कंप्यूटर प्रिंट करके दे एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर उसके बाद यूजर जो है वो अपना फर्स्ट नंबर एंटर करे। तो फर्स्ट नंबर जो एंटर करेगा उसको कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से भेजना है ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रीड ए। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो इनपुट देगा यूजर, कोई सा भी देगा, जरूरी नहीं 10 दे 5 दे, यदि मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगी तो हमेशा वो एक नंबर 5 को इनपुट लेता रहेगा। ऐसे प्रोग्राम का मैं क्या करूंगी जो हमेशा एक ही आंसर देता रहेगा कि 5 इज स्मॉलर या 10 इज ग्रेटर। मैं तो ऐसा सॉफ्टवेयर चाहती हूँ ना कि मैं उसमें कोई सा भी नंबर एंटर करूँ और मुझे उसका वो सही सही आंसर शो कर दे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या देना होता है, मेमोरी लोकेशन बताना होता है कि इस मेमोरी लोकेशन में तुम यूजर का इनपुट ले जाओ। तो मैं प्रोग्रामर हूँ, मैंने दोनों की तरफ से देखा कि कंप्यूटर ने प्रिंट करवा एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर जो भी नंबर दे रहा है आउटपुट स्क्रीन पर, वो नंबर कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंच जाए। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, रीड ए, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि यूजर तुम्हें जो भी नंबर एंटर करेगा इस टाइम में, इस मोमेंट में, तुम उसको ए मेमोरी लोकेशन के अंदर लेकर चले जाना। देन फिफ्थ स्टेप पर आते हैं। तो जब फर्स्ट नंबर चला गया तो सेकंड नंबर आया। अब सिस्टम फिर बोलेगा एंटर सेकंड नंबर, प्रिंट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे शो हो गया एंटर सेकंड नंबर। सीधी सी बात है, ऐसा 4th पॉइंट में हुआ था वैसे 6th पॉइंट में होगा। अब यूजर फिर से इनपुट देगा, तो अब मुझे देखना है कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है वो कंप्यूटर के किस मेमोरी लोकेशन में पहुंचाना है। 6th नंबर पे आए और मैंने लिख दिया रीड बी। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो कि ये जो हम कोड लिख रहे हैं वो वास्तव में किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, रीड बी। अब देखिए, अब आती है बात प्रोसेसिंग की, अब आता है हमारा लॉजिक की बात कि हम क्या लॉजिक लगाए कि कंप्यूटर हमको बता दे कौन सा नंबर ग्रेटर है। देखिए हमारे ह्यूमन बीइंग कैसे काम कर रही है इसमें, यहाँ पर आइए, पहले इसका एग्जांपल देखिए कैसे काम करिए। आपके दिमाग में पहले 2 नंबर स्टोर हो गए, 10 और 5, 10 और 5 स्टोर हो गए। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रोसेस क्या हुई होगी, प्रोसेस हुई होगी क्या 10 5 से बड़ा है, क्या 5 10 से बड़ा है, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुई होगी ना। जैसे यदि कोई मैं बड़ा नंबर दे दूं, मैं आपको बोलूं 2000 2500 कुछ भी बोलूं, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो और आपको मान लो 2 पेन मिल रहे हैं, ठीक है, एक पेन 20 रुपए का, एक पेन 40 रुपए का, तो आप क्या अंदाज लगाते हो कि भाई चीज सेम है, ये ज्यादा का, ये कम का है, ये ज्यादा का है, क्यों ना मैं ये वाला पेन लूं। ठीक है, क्या इसकी कीमत ज्यादा है, क्या इसकी कीमत ज्यादा है, तो जिसकी भी कीमत ज्यादा होगी वो चीज आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे और कम कीमत वाला लेकर आओगे। तो आपके दिमाग में क्या प्रोसेस आ रही है, यदि 2 चीजें जैसी, तो क्या इसकी रेट ज्यादा है, यदि ज्यादा है तो उसको हटा दो। यहाँ क्या दिमाग में आएगा, क्या इसकी रेट कम है, इसकी रेट कम है और चीज एक ही है, तो मैं क्यों ना इसको परचेस कर लूं। कौन सी कंडीशन आपके दिमाग में आ रही, इफ वाली, यानी या क्या है ना, यही दिमाग में आ रहा है ना कि कौन सी कंडीशन ज्यादा, उस कंडीशन में क्या आता है, इफ। इसका मतलब हिंदी का हम देखेंगे तो क्या, हम अपने दिमाग में क्या देख रहे हैं, क्या जो 10 है आपके दिमाग में प्रोसेस ऐसी हुई होगी, वो आपने फटाफट आंसर दे दिया अपने ह्यूमन ब्रेन जो कि आपका फास्ट चलता है, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रोसेस ऐसे ही हो गई होगी, क्या 10 5 से बड़ा है। अगर 10 5 से बड़ा है तो आप बोल दोगे 10 5 से बड़ा है, या क्या 5 10 से छोटा है तो आप बोल दोगे 5 10 से छोटा है। इफ कंडीशन आपके माइंड में काम करी है, इसी प्रकार जैसे हमारे दिमाग में काम करता है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में भी एक इफ लॉजिक का निर्माण किया गया है, जिससे हम अल्टरनेट सिचुएशंस में, यानी जब हमें पास अलग अलग सिचुएशंस आती हैं उन पर हम पहुंच सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन के लिए हमको क्या करना है, इफ कंडीशन हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम कंप्यूटर को बताएंगे लॉजिक अपना, हम क्या बोलेंगे इसको, इफ, यदि, ठीक है, इफ ए मेमोरी लोकेशन के अंदर गया हुआ डेटा बी मेमोरी लोकेशन के गया हुआ डेटा से बड़ा है, यदि हम बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी,
देखिए आपने तो सॉफ्टवेयर बनाकर देना है ना, अब जरूरी थोड़ा ना कि यूजर हर बार बड़ा नंबर पहले स्टोर करेगा, छोटा नंबर बाद में स्टोर करेगा। यूजर की मर्जी है, वो कहो तो 100 पहले स्टोर कर दे, 200 बाद में स्टोर कर दे। उसकी मर्जी है तो 500 पहले स्टोर कर दे, 300 बाद में स्टोर कर देगा। तो आपको तो सारे सिचुएशंस लेकर चलना है ना। तो हमने इसको बोला यदि ए के अंदर रखा हुआ डाटा बी के अंदर रखा हुआ डाटा से बड़ा है तो आप उस कंडीशन में आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा दो, आप प्रिंट करवा दो 8 नंबर पर प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। हमने कोड लिख दिया, अगर ए पहला नंबर बी से बड़ा है तो क्या लिख कर देते, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, अब हम अपना प्रोग्राम इसके आगे और भी है, लेकिन अभी हम अपनी स्टेप को यहीं पर एंड करते हैं और इतने कोड को हम चलाकर देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर का माइंड और जो यूजर है वो दोनों आपस में एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस कोड के द्वारा। देखिए अब मैं इस कोड को आपको चला के दिखा रही हूँ कि इतना कोड किस तरीके से काम कर रहा है सिस्टम पे। अभी हम इतना ही कोड लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ इसको अभी 9th नंबर पे जाती और अपने प्रोग्राम को एंड कर देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट यानी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते सॉफ्टवेयर ने सबसे पहले क्या किया, कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन के अंदर 2 मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर दिए, जिसमें एक का नाम रखा ए और एक मेमोरी लोकेशन का नाम रखा बी। ठीक है, ये कंप्यूटर का पूरा मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर मैंने आपको अलग अलग 2 बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड पे भी कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ जाती है, आपको बहुत सारा मटेरियल हो जाता है तो एकदम से कंसंट्रेशन आपको देने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ए और बी नाम के 2 मेमोरी लोकेशन बन गए। ठीक है, और ये है आपकी कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, ये है आपकी कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन जिसमें आपको डेटा शो होगा, यानी प्रोग्रामर इसी के थ्रू इनपुट देगा, इस पे दिखेगा और जो कंप्यूटर आपको प्रिंट करके दिखा रहा है वो भी आपको इस आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। हमने कंप्यूटर को जिस तरीके से निर्देश दिए हैं कंप्यूटर उसी तरीके से कार्य कर रहा है। कंप्यूटर ने प्रिंट करवा दिया सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर, यानी आपके स्क्रीन सॉफ्टवेयर जैसे चालू होगा आपको ये एंटर फर्स्ट नंबर दिखेगा, क्योंकि पहले ही बता चुकी हूँ कंप्यूटर का काम इतना नैनो सेकंड में इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसा नहीं कि वो मेमोरी लोकेशन बनाने के लिए 5-10 मिनट आधा घंटा लगा देगा फिर आपको प्रिंट करके देगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हो फौरन तुरंत 2 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको इस तरीके से डेटा आता हुआ यानी प्रिंट स्टेटमेंट आता हुआ दिख जाएगा। अब उसके बाद एंटर फर्स्ट नंबर यानी यूजर से आप कंप्यूटर की स्क्रीन एक नंबर मांग रही है, कंप्यूटर एक नंबर मांग रहा है कि इसे कोई ना कोई नंबर एंटर करके दो, क्योंकि हमने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया अगले में रीड, यानी तुम यूजर के डेटा को रीड करो। रीड तभी करेगा जब यूजर उसको कोई डेटा देगा। ठीक है, तो आपने उस डेटा को दे दिया, सपोज आपने 10 दे दिया, आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं कि आप 10 ही दो। ठीक है, अब रीड करना है उसको, नंबर को वहां पे रीड करना ए से तभी रीड करेगा जब वो इस डेटा को ए के अंदर ले जाएगा, यानी हमने कंप्यूटर को या सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो यूजर ने डेटा इनपुट दिया है उसको तुम ए मेमोरी लोकेशन के अंदर ले जाके रख दो रीड करने के लिए। अगले पॉइंट पर आए, हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए पूरा करते हुए कंप्यूटर की जो आपका प्रोसेसर है वो आगे बढ़ रहा है। क्या लिखा हुआ, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यूजर ने एक को नंबर एंटर करवाया, सपोज यूजर ने एंटर करा दिया 5। अब ये 5 कहां चला गया, 5 चला गया बी मेमोरी लोकेशन में। आपको समझ में आ गया कंप्यूटर का क्या इंस्ट्रक्शन है कि यूजर ने जो इनपुट दिया है उसको तुम बी मेमोरी के अंदर ले जाके और उसको फिर रीड करो। कंडीशन आ गई इफ कंडीशन में। अब यहाँ पे सिस्टम का क्या मतलब है, इस तरीके से लिखने का, इस तरीके से लिखने का ये मतलब होता है इफ यानी क्या, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू, ए के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है 10, ए के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है 10, बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है। ठीक है,
कंडीशन चेक होती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये चीज क्या हो जाती है, यहाँ भी इफ लग जाता है, ये कहलाती है कंडीशन, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर हम काम करवा रहे हैं, क्या ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है। यदि हाँ कंडीशन ट्रू है, जब यदि इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता है। कंडीशन ट्रू होती है, ध्यान रखिएगा, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पे जस्ट इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा है 8 नंबर पर आ जाता है। 8 नंबर पे आ जाने के बाद वो क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है, क्या प्रिंट करवा रहा है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। फर्स्ट जैसा भी हमने यहाँ पे लिखा वैसा के वैसे प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। आपकी आउटपुट इसमें इस तरीके से काम कर रही है, आपको आंसर मिल गया कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। लेकिन सिचुएशन अब हम थोड़ी सी अलग लेकर चलते हैं। यदि कंप्यूटर बोलता है, अब हम लेकर चलते हैं इसके विपरीत नंबर, यानी पहले अब हम लेते हैं स्मॉल नंबर और फिर देते हैं हम इसका ग्रेटर नंबर। देखते हैं कैसे देते हैं। देखिए कंप्यूटर ने ए और बी के मेमोरी लोकेशन बन गए, फाइन, ठीक है। मैं फटाफट अब आपका जल्दी से अब अपना प्रोग्राम दोबारा से रन करके दिखा रही हूँ और जो वैल्यूज थे उनको चेंज करके दिखा रही हूँ। यदि मैं पहले वैल्यू छोटी देती हूँ और बाद में बड़ी देती हूँ तब क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, बड़ी वैल्यू पहले दी, छोटी वैल्यू बाद में दी। अब मैं छोटी वैल्यू पहले दे रही हूँ, बड़ी वैल्यू बाद में दे रही हूँ, तो इस कंडीशन में किस तरीके से अब ये हमारा कंप्यूटर रिस्पॉन्स करेगा, देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन चालू हुई, मेमोरी लोकेशन बन गया, उसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, ये लिखा हुआ आ गया। अब कंडीशन चेंज हुई, आपने यहाँ पे दे दिया सपोज नंबर 5 दे दिया, आप कोई अन्य नंबर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये 5 जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, ए मेमोरी लोकेशन में। ये प्रोग्राम मैं दोबारा से बना रही हूँ। जितनी बार आपका प्रोग्राम बार बार चलता है, जितनी बार बंद होने के बाद दोबारा चलता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये मेमोरी लोकेशन क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी स्क्रीन है वो भी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी जितनी बार सॉफ्टवेयर चालू होगा। ब्लैंक में जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था वो लिखा हुआ जरूर आएगा, बाकी जितना भी डेटा था वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो हम सॉफ्टवेयर दोबारा से चला रहे हैं अपना, ठीक है। हमने 5 नंबर दिया, तो हम कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, जो 5 इसको तुम कहाँ ले जाओ, ए मेमोरी लोकेशन के अंदर। फिर कंप्यूटर स्क्रीन ने बोला एंटर सेकेंड नंबर, आपने सेकंड नंबर एंटर किया, ठीक है। अब 10 दिया तो 10 कहाँ चला जाएगा, बी मेमोरी लोकेशन में रीड होने के लिए बी के अंदर चला गया। अब कंडीशन देखिए, आप दोबारा से देखिए कंडीशन क्या बोल रहे हैं, क्या ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है। यहाँ हम ए और बी को तुलना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ए मेमोरी लोकेशन यानी इनका नाम ए है, जिस मेमोरी लोकेशन का नाम बी है, उनके अंदर रखी हुई वैल्यू की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। क्या ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू बी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है, हम कंप्यूटर से ऐसा पूछ रहे हैं। तो आपको बताइए क्या ये ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, गलत होगी, यानी 5 10 से बड़ा नहीं है। अब हम प्रीवियस चलते हैं। अभी आपको मैंने क्या बताया था, इसके पहले जब मैंने एग्जांपल दिया था 10 यहाँ दिया था, 5 यहाँ दिया था, तब मैंने आपको क्या बताया था, ये कंडीशन होती है। कंडीशन यदि ट्रू होती है तो जस्ट इसके पास में जो भी लिखा होता है वहां पे आपका कर्सर जंप करता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यदि कंडीशन फॉल्स होती तब देखिए, जब आप इफ का यूज करोगे, ट्रू होने वाली कंडीशन तो आपने लिख दी, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो क्या कर दो, वो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अच्छा, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यदि कंडीशन फॉल्स है तो आपका कर्सर कहाँ जंप कर रहा है, एंड पे, और वो प्रोग्राम को क्या कर देगा, एंड कर देगा। अब उसके आगे रिजल्ट नहीं देगा, क्यों, कंप्यूटर एक मशीन है, आपने जिस अकॉर्डिंग जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन सेट किए हैं वो इंस्ट्रक्शन अभी सेट है। आपने इसको बिल्कुल नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ जाना है, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तब तो वो उसके जस्ट पास में जो लिखा है यहाँ पे जंप कर रहा है। यदि कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है यानी फॉल्स है, फॉल्स है तो उसके बाद 8 के बाद जो भी लिखा है वहां पर जंप कर जाता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को अपने को आगे बढ़ाना होगा और कंप्यूटर को बताना होगा यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कंडीशन में उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको कैसे रिएक्ट करना है, यहाँ पे कंप्यूटर को अगर ट्रू होती कंडीशन तो जस्ट
पास वाले पर वो जाता है, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा। इफ के साथ आपको एक और चीज सेंटेंस का यूज करना होता है, इसको हम बोलते हैं एल्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एल्स। एल्स का मतलब होता है अन्यथा। जैसे कि ये सीधी सी बात है, जैसे कि मान लो कोई मार्केट जा रहा है और आपने कहा यदि मार्केट में डेयरी मिल्क मिलती है, आप सभी लोग खाते होंगे चॉकलेट, यदि मार्केट में डेयरी मिल्क मिल रही तो डेयरी मिल्क ले आना, ठीक है। तो अगला व्यक्ति मार्केट गया, यदि उसे डेयरी मिल्क मिलती तो वो डेयरी मिल्क लाएगा, लेकिन आपने उसको डेयरी मिल्क नहीं मिलती तो उसका ऑप्शन तो बताया नहीं ना, तो अगला जो सेकंड पर्सन है जो मार्केट गया था वो खाली हाथ आ जाएगा, ठीक है। कि तुमने डेयरी मिल्क, यदि तुमने कहा तुम बाजार जा रहे हो, पास के दुकान में जा रहे हो, यदि डेयरी मिल्क मिलती तो ले आना, लेकिन उसके बाद डेयरी मिल्क थी नहीं, तो व्यक्ति कैसा आ गया? खाली हाथ आ गया। लेकिन यदि आपने कंडीशन देकर भेजा है, आपने बोला यदि तुम दुकान पे जा रहे हो और दुकान पे जा रहे हो, यदि वहां पे डेयरी मिल्क मिलती है तो आप डेयरी मिल्क ले आना, और डेयरी मिल्क नहीं मिलती है तो आप उसके बदले कोई अन्य चॉकलेट लेकर आना। तो आप उसको ऑप्शन बताए ना, तो ऑप्शन बताया तो पास वाला की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? डेयरी मिल्क देखना। डेयरी मिल्क नहीं मिलती है तो वो अन्य किसी चॉकलेट को आपके पास लेकर आ जाएगा, यही होगा। तो हम क्या बोलते हैं? यदि डेयरी मिल्क मिलती है तो डेयरी मिल्क ले आना, अन्यथा दूसरी चॉकलेट ले आना। तो अन्यथा वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड, वो हम लिखते हैं एल्स के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एल्स। एल्स आने के बाद अब हमने 10th नंबर पे क्या लिख देना है? सेकंड कंडीशन। देखिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, नंबर 2 ही है, यानी या तो ये नंबर बड़ा होगा या ये नंबर बड़ा होगा। अब ये नंबर तो बड़ा नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये नंबर बड़ा नहीं तो ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने बोला क्या ए बी से बड़ा है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम क्या प्रिंट कर दो? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अन्यथा क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटर। और उसके बाद 11 पॉइंट पे आके अपने प्रोग्राम को एंड कर दो। अब देखिए प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। यहाँ से ए और बी के मेमोरी लोकेशन रफ कर दी थी, दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। ए के अंदर कितना डाटा दिया था मैंने? 5, और बी के अंदर कितना लिया था? 10, और कंडीशन पूछी थी। अब देखिए हम दोबारा से आते हैं, क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है? ये कंडीशन, ये सिचुएशन फॉल्स हो रही है, तो जब जब सिचुएशन फॉल्स होगी कर्सर आपका सीधा कहाँ आ जाएगा? एल्स पार्ट में। यानी आप जो भी इसके इफ के पास में लिखा है इस स्टेटमेंट को यूज नहीं करेगा यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो। ध्यान रखिएगा, ट्रू होगी तो अपने पास वाली कंडीशन यूज करता है, फॉल्स होती है तो अपने पास के बाद नेक्स्ट कंडीशन को यूज करता है। नेक्स्ट कंडीशन में जब आया तब उसको क्या स्टेटमेंट मिल गया? अन्यथा, एल्स। एल्स पार्ट में जाके उसने एल्स पार्ट में चला, जब एल्स पार्ट में जाके हम क्या बोल रहे हैं? तुम क्या प्रिंट कर दो? सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो एल्स के पास में क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर इज ग्रेटर। प्रिंट हो गया, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा? एंड हो गया। अब ये जो आपका पूरा प्रोग्राम बन गया, ये दोनों सिचुएशन पे काम कर रहा है। आप चाहो तो पहले वैल्यू कोई सी बड़ी दे दो, बाद में चाहे छोटी दे दो। अब आपने यहाँ पे सपोज आपने 20 दिया और 30 दिया, तो सीधी सी बात है ए मेमोरी लोकेशन के अंदर 20 और बी मेमोरी लोकेशन के अंदर 30 स्टोर हो गया। यहां से देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो कहां पर आ जाएंगे? एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में आने के बाद क्या लिख रहा है? सेकंड नंबर इज ग्रेटर लिखा हुआ है। यदि आप इसका पोस्ट करते हैं 30 यहाँ लिखते हैं और 20 यहाँ लिखते हैं, तो सीधी सी बात है 30 यहाँ चला जाएगा और 20 बी मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक कीजिए, क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है? ठीक है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब जब ट्रू होगी वो कहाँ जाएगा? अपने पास वाले पॉइंट पर। फिर वो एल्स वाले पार्ट पे नहीं जाएगा, यानी एल्स के साथ जो सिचुएशन लिखी है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा आपका कर्सर, ठीक है। कर्सर सिर्फ और सिर्फ इफ के साथ जो स्टेटमेंट लिखा है उसको फॉलो करेगा। ध्यान रखिएगा, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के जस्ट पास में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको फॉलो करेगा, और उसके बाद वो अन्य स्टेटमेंट जो एल्स के साथ लिखा है उसको फॉलो नहीं करेगा। कंडीशन फॉल्स होती है
तो वो सिर्फ एल्स के साथ वाले पार्ट को ही फॉलो करेगा, यानी 10 नंबर को, वो इसके जस्ट पास में लिखे हुए स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अब क्या प्रिंट करवा देगा वो, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, उसके बाद वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। और उसके बाद अब प्रोग्राम आपका एंड हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने एल्गोरिथम देख लिया कि हमें ग्रेटर नंबर जानना है, यदि 2 नंबर है उनमें से जानना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमने उसके लिए एल्गोरिथम लिख ली। ठीक है, एल्गोरिथम को जब हमने देखा तब हमने कुछ इस तरीके से आउटपुट देखा कि हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें इस तरीके से हमको आउटपुट दिखेगा और इस तरीके से हमको उसमें इनपुट देना होगा। ठीक है, और जो भी आंसर है वो कैलकुलेट होने के बाद इस तरीके से हमारे सामने आएगा। अब बारी फ्रेंड्स, हम देखते हैं अब हमारी एल्गोरिथम जो हमने सीख ली थी, अब हम देखते हैं उसका फ्लो चार्ट कि इस प्रॉब्लम को हम फ्लो चार्ट के द्वारा किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना होता है, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के लिए इस तरीके से ओवल शेप आपको बनाना होगा। देन नेक्स्ट, अब आप सभी लोग जानते हो एल्गोरिथम मैंने बताया था, सबसे पहला काम आप क्या करो, जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहली चीज आप ये आइडेंटिफाई करो आपको कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब तक आप उन मेमोरी लोकेशन को रिजर्व नहीं करोगे, यानी डेटा कंप्यूटर के अंदर जब तक नहीं जाएगा, तब तक आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर जब तक आप दोगे नहीं इनपुट, वैल्यू नहीं दोगे, तो वैल्यू आंसर कहाँ से देगी। ठीक है, आप वैल्यू देते हो कैलकुलेटर के अंदर, तो उस वैल्यू को देने के लिए कंप्यूटर जो कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर की बात कर रही हूँ, कैलकुलेटर के अंदर कहीं ना कहीं जगह तो होती होगी ना, यहाँ पे वो नंबर जाते होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको सबसे पहले क्या निर्माण करना है, मेमोरी लोकेशन का, या यूं कह लें कि जो मेमोरी लोकेशन सिस्टम के अंदर है उसमें हमको अपना लोकेशन रिजर्व करनी है अपने डेटा के लिए। ठीक है ना, मेमोरी लोकेशन बनाने के लिए अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था, इस तरीके का बॉक्स बनता है जिसमें हम डिक्लेरेशन लिखते हैं, मेमोरी लोकेशन को लिखते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स हमको बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, चाहे तो टैग लिख दीजिए या फिर डिक्लेरेशन। ठीक है, हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, मेमोरी लोकेशन। कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, आपने एल्गोरिथम के द्वारा देख ही लिया था, तो मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, एक में फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो रही है, एक में सेकंड वैल्यू, तो दो मेमोरी लोकेशन आप यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेमोरी लोकेशन बनाने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले स्टेप क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। क्या है ये, कंप्यूटर ने क्या दिया है, आउटपुट दिया है। आउटपुट के लिए बॉक्स पैरेललोग्राम जैसा इस तरीके का हल्का सा जो तिरछे में जाएगा पैरेललोग्राम, और इसमें आप लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, अब आप फर्स्ट नंबर को क्या करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं, यानी ये क्या है, इनपुट जा रहा है। इनपुट के और आउटपुट बॉक्स सेम होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीड ए। नेक्स्ट स्टेप में आइए। जब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इनपुट के बाद अब क्या है, वापस से आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए भी बॉक्स बनाइए, और क्या बोल रहा है वो, एंटर सेकेंड नंबर। अब इसके बाद अब क्या है, इनपुट है, इनपुट के लिए आपने कोड लिखा है, तो इनपुट के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया रीड बी। ठीक है, बी मेमोरी लोकेशन से डाटा को रीड करो। अब इसके बाद जब आप 2 नंबर दे दोगे, तब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। ये आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा, इस आंसर को आने से पहले सिस्टम के अंदर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, जो कि मैंने आपको बताई। अब इस आउटपुट के आने से पहले ये आउटपुट जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इस आउटपुट के आने से पहले कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो ए मेमोरी लोकेशन बना है और बी मेमोरी लोकेशन बना है, इन मेमोरी लोकेशन पर कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, चेक करेगा कौन सा नंबर बड़ा है। यदि ये नंबर बड़ा है, ध्यान से सुनना मेरे स्टेटमेंट, यदि
ए के अंदर रखा हुआ नंबर बड़ा है तो प्रिंट करवा देगा ए, यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। यदि ए के अंदर रखा हुआ नंबर छोटा है, यदि बोल रही हूं मैं, यदि ए के अंदर रखा हुआ नंबर छोटा है तो क्या प्रिंट करवा देगा, बी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को हम एल्गोरिथम के द्वारा किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और हम देखते हैं, बोलने का तरीका देखते हैं। यदि ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बड़ी तब तो क्या प्रिंट करवा रहा है, वो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। यदि ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बड़ी नहीं है, यदि ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बड़ी नहीं तो ऑटोमेटिक सी बात है बी के अंदर रखी हुई वैल्यू तो बड़ी होगी। ठीक है, देखो वैल्यू दो ही है, दोनों में से एक ही वैल्यू बड़ी हो सकती है। हम अभी बराबर वाला केस लेकर नहीं चल रहे हैं, बराबर वाला केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बड़ा और छोटा नंबर। तो या तो ए का नंबर बड़ा होगा या बी का नंबर बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो या तो ए का नंबर बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, ए का नंबर बड़ा नहीं है तो सीधी सी बात है बी का नंबर तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, अब हम इसको अपने फ्लो चार्ट में किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए। जब भी आपके पास इफ जैसी कंडीशन आए, यदि ए की वैल्यू बड़ी है तो फर्स्ट नंबर प्रिंट करवा दो, यदि ए की वैल्यू छोटी है तो बी मतलब सेकंड नंबर इज ग्रेटर प्रिंट करवा दो। यदि ए की वैल्यू बड़ी है, इफ लगा ए की वैल्यू बड़ी है तो क्या प्रिंट करवा दो, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। बी की वैल्यू बड़ी है तो क्या प्रिंट करवा दो, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। इफ कंडीशन को फ्लो चार्ट में लिखने का तरीका बताते हैं। जब भी आपको इफ कंडीशन लिखनी है तो आपको इस तरीके से डायमंड बॉक्स बनाना होगा, दिख रहा है, सीधा से इस तरीके का बॉक्स होता है, इस तरीके का बॉक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायमंड बॉक्स। यहाँ पे आप कंडीशन लिखिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब देखिए कंडीशन, इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि बोर्ड में अब नीचे स्पेस नहीं है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और बॉक्स का साइज मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोटा बना दिया। ठीक है, देखिए कंडीशन है क्या ए बी से बड़ा है, तो कंडीशन दो ही आ रही है, या तो ट्रू या फॉल्स। क्या ए बी से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और नहीं है यानी कंडीशन फॉल्स, गलत कंडीशन है तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो जब जब ये डायमंड बॉक्स बनेगा, इसके बाद आपको दो इस तरीके के एरो निशान बनाना है, यानी आपको दो लाइन बनानी है। एक लाइन में तो आप लिखोगे यस, और एक एरो लाइन में आप लिखोगे नो। ठीक है, यस में क्या होगा, यदि ए की वैल्यू, यदि ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बड़ी है, यदि ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है तो कंडीशन ट्रू हो रही है। ए के अंदर कितना है 10 और बी के अंदर क्या है 5। ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है, यानी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। ट्रू होगा तो कौन सी लाइन को पकड़ेगा, वो यस वाली, और यस वाली लाइन को पकड़ के वो क्या प्रिंट कर देगा, आउटपुट प्रिंट कर रहा है वो, ये आउटपुट बॉक्स बनाया मैंने पैरेललोग्राम। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और यदि नहीं है, यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, मान लो कंडीशन कुछ डिफरेंट होती, कंडीशन बिल्कुल ये होती, ए के अंदर 5 है, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है? अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं तो सीधी सी बात है कौन सी वैल्यू बड़ी है, बी की बड़ी, क्योंकि वैल्यू दो ही है। तो नो में हम कौन सी कंडीशन लिख देंगे जो हमने एल्गोरिथम में एल्स वाली देखी थी। क्या प्रिंट हो रहा है, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है ना, उसके बाद अब एरो का निशान लगा रही हूं मैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वो बोर्ड में स्पेस नहीं है तो ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से मैंने एरो का निशान लगाया है। एक एरो का निशान फर्स्ट नंबर के इधर से भी मैंने लगाया है, दोनों तरफ से आया है, ओवल शेप बनाया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड या स्टॉप, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है,
आप देखिए आपका फ्लो चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले मेमोरी की लोकेशन बन गई, यानी ए और बी नाम के मेमोरी के लोकेशन बन जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर क्या पूछेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर डेटा देगा जो कि रीड ए के अंदर चला गया, डेटा सपोज 10 है, या आप कोई और अन्य नंबर भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं 10 लेगा, चलो 100 ले लिया। देन उसके बाद उसने क्या प्रिंट करवाया, एंटर सेकंड नंबर। देन ये वाला नंबर कहाँ चला गया, बी मेमोरी लोकेशन में, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, मान लो 150 है ना, कहाँ चला गया, बी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए कहाँ पे गया है, ए के अंदर, सॉरी जो 100 नंबर है 100 है, कहाँ गया है, ए के अंदर, और ये 150 कहाँ गया है, बी के अंदर, ठीक है। 150 चला गया सपोज बी के अंदर। कंडीशन चेक हुई, ए के अंदर वैल्यू क्या है 100 और बी के अंदर है 150, क्या 100 बी से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, तो कौन सा रास्ता पकड़ेगा, ये नो वाला, और नो वाला पकड़ के क्या प्रिंट करवा देगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। सेकंड नंबर इज ग्रेटर प्रिंट करवाने के बाद अब वो यहाँ नहीं जाएगा, फर्स्ट पर नहीं जाएगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर प्रिंट करवाने के बाद सीधा कहाँ जाएगा, अपना एरो निशान पकड़ते हुए एंड, यानी प्रोग्राम को वो एंड कर देगा। कंडीशन हम चेंज करके देखते हैं। प्रोग्राम शुरू हुआ, ए और बी नाम के दो मेमोरी के लोकेशन बन गए, ठीक है। नाउ एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने कोई फर्स्ट नंबर एंटर किया, सपोज 10 एंटर कर दिया, 10 कहाँ चला गया, ए के अंदर चला गया। फिर एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर सपोज एंटर कर दिया 5 कहाँ चला गया, बी के अंदर चला गया। कंडीशन चेक हुई, क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी से बड़ी है, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू से बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू होने पर अब ये कौन सा रास्ता पकड़ेगा, यस वाला। अब ये नो वाला रास्ता नहीं पकड़ेगा, यस वाला रास्ता पकड़ेगा, क्या प्रिंट करवा देगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और उसके बाद अब ये इस पे नहीं जाएगा, नो वाले पे नहीं जाएगा, यानी सेकंड नंबर पर नहीं जाएगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर प्रिंट करवा के सीधे कहाँ जाएगा, वो एंड पर आ जाएगा, प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। ये लॉजिक है आपका 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बने रहिएगा वीडियो लेक्चर में, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, कीप लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।